नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय सभी तरह की परीक्षाओं में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े हुए प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं। कोई भी परीक्षा हो, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से सवाल बनाए ही जा रहे हैं। तो ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े हुए जो तथ्य, जो फैक्ट अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या आगे पूछे जाएंगे, उन सबको 300 तथ्यों के माध्यम से हमने कवर किया है। ठीक है, तो एक सीरीज हमने बनाई, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी 300 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, देखिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं। बहुत विविधता उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो हमें विश्वास है कि अगर इस सीरीज को आप पूरा देखेंगे तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े हुए प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे और इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के लेक्चर्स हम लेकर आते रहते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसमें जो है प्रश्न और उसका उत्तर और अगर जरूरत हुई तो उसकी व्याख्या के साथ जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट कब पारित किया गया? तो ये एक्ट पारित किया गया 1986 में। देखिए, ये जो इन्वायरमेंट शब्द है ये एक फ्रेंच शब्द से बना है। वो फ्रेंच शब्द है, क्या है? इन्वायरोनर, जिसका कि अर्थ होता है घेरना या घिरा हुआ। ठीक है, अगला सतत विकास लक्ष्य SDG 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 116वां। अगला धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अछूत बनी रहे। तो ये केवल भूमि के लिए ही नहीं है, जहां भी आपको सस्टेनेबल शब्द दिखे, सतत शब्द दिखे, धारणीय शब्द दिखे, तो आप ये समझ लें कि किसी भी चीज का इस प्रकार से प्रयोग कि उससे हमें जो है लाभ भी मिले और उसे जो है हम नुकसान भी न पहुंचाएं। ठीक है, हजारों वर्षों से जंगलों में वनवासी रहते थे। उन जंगलों की लकड़ियों को वो काटते थे, उनका प्रयोग करते थे, लेकिन जंगल भी अछूत बने रहे। तो इस तरीके से करना कि आने वाली पीढ़ियों को भी जिन चीज़ों का हम उपभोग कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त हो, सस्टेनेबल, धारणीय। अगला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट कब और कहाँ संपन्न हुआ? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा और ये जो है पृथ्वी सम्मेलन पहला रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो वर्ष 1992 में यह सम्मेलन हुआ। अगला राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? तो ये है नागपुर, महाराष्ट्र में। अगला राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान किसके अधीन कार्य करता है? तो ये विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण का गठन किसके द्वारा किया गया? तो वन एवं
पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसका गठन किया गया। अगला, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो इसका गठन 1997 में किया गया। अगला, विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में आया? तो ये 17 मार्च 1951 को अस्तित्व में आया। अगला, विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। अगला, विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन के वर्तमान महासचिव एवं अध्यक्ष कौन हैं? तो क्रमशः पेटेरी टलास ये महासचिव हैं और डेविड ग्रीम्स ये इसके अध्यक्ष हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये वर्ष 1972 में की गई। अगला, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है नैरोबी, केन्या में। अगला, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना कब की गई? तो ये 2 दिसंबर 1970 में स्थापित हुआ। अगला, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। ग्रीन पीस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे छाता विधान कहते हैं, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ठीक है, तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को छाता विधान या छाता ला भी कह सकते हैं, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। अगला, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बहुत ज़्यादा जो है बहस देश में इस समय चल रही है। अगला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया? तो ये 18 अक्टूबर 2010 में स्थापित किया गया। अगला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो यह अनुच्छेद 21 जीवन की स्वतंत्रता, साफ हवा की स्वतंत्रता, साफ सुथरा जो है हम सांस ले सकें, ये इसमें अनुच्छेद 21 को देखेंगे तो इसका बहुत जो है विस्तार हो गया है कि शोर रहित आराम से सोने की स्वतंत्रता, बहुत सारी स्वतंत्रताएं। ठीक है। अगला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। अगला, इको मार्क प्रमाण पत्र किन उत्पादों को प्रदान किया जाता है? तो जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी उनका जो इफेक्ट है वो पर्यावरण को बिगाड़ने में न होता हो। ठीक है। अगला, इको मार्क प्रमाण पत्र भारत में कब से और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये वर्ष 1991 से प्रदान किया जा रहा है और इसे प्रदान करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगला, हरित विकास एक विकासशील दुनिया में पर्यावरण और स्थिरता, ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन ए डेवलपिंग वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखा? तो इसे लिखा W.M. एडम्स। अगला, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक किसने लिखा? तो यह है एल्सवर्थ हार्टिंगटन। अगला, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? तो प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं मसानोबु फुकु
ओका। अगला, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ऑस्ट्रेलिया ग्रीन आर्मी की संकल्पना लेकर आया है। अगला, पलाचिमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, कहां स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। अगला, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम हरित कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ किया? तो ये पंजाब राज्य ने प्रारंभ किया। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इन जनरल आप लोगों को पता है, 5 जून। अगला, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 2002 में पारित किया गया। अगला प्रश्न, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया? तो वर्ष 1986 में WG रोसेन ने किया। ठीक है, ये कहीं कहीं आपको 85 भी मिल सकता है, तो 85-86 जो है इन दोनों को मान लीजिए। तो देखिए, जैव विविधता क्या है उसको थोड़ा सा हम समझ लें, उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आएंगे, तो हम आगे जो है करेंगे। देखिए, ये माना जाता है कि पृथ्वी पर जो है जीव, वनस्पति और सूक्ष्म जीवों का 50 लाख से 5 करोड़ तक जो है प्रजातियां हैं। जैव विविधता का अर्थ होता है कि पृथ्वी पर जो प्रजातियां पाई जाती हैं उनकी विविधता से है। ठीक है, तो एक प्रकार से अगर इसे हम और समराइज करें तो जैव विविधता का अर्थ है किसी निश्चित भूगोल में पाए जाने वाले जीवों और वनस्पतियों की संख्या। ठीक है, अगला, तो अब देखते हैं, तो पारिस्थितिकी इकोलॉजी किनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो ये जीव और वातावरण के बीच जो है अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना को कब और किसने प्रस्तावित किया था? तो वर्ष 1935 ईस्वी में एजी टांसले ने इसे प्रस्तावित किया था। अगला, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो यह है जैव मंडल। अगला, विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम कौन सा है? तो समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम होता है। अगला, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो धान का खेत मानव निर्मित जो है पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे जो है बड़ा उदाहरण है। देखिए, प्राकृतिक और मानव निर्मित दो तरह के पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं। तो प्राकृतिक वन हो गया, घास के मैदान हो गए, समुद्र हो गया, और मानव निर्मित में क्या हो जाएगा? तो खेत हो गया, मानव निर्मित तालाब हो गया, जो कृत्रिम तालाब हो, ये सारे। ठीक है, तो धान का खेत। अगला, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है? तो वहन क्षमता। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी। देखिए, अब ऐसा है ना, अभी हम कह रहे हैं कि पृथ्वी पर मानवों का दबाव बढ़ता जा रहा है, इतनी क्षमता शायद नहीं है पृथ्वी की जितना इस समय मानव हो गए हैं। अगला, कौन सा पद जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? तो पारिस्थितिकी कर्मता, इकोलॉजिकल नीचे। अगला, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। अगला, जैविक, बायोटिक एवं अजैविक संगठन अबायोटिक फैक्टर के बीच कार्य करता है उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। अगला, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है।
तो देखिए सबसे पहले तो जो है घास उत्पादक, उसके बाद टिड्डा उसे खाएगा प्राथमिक उत्पादक, ठीक है। टिड्डा को मेढक खा जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, और मेढक को सर्प खा जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। थोड़ा मैं इधर हट जाता हूं ताकि आपको जो है ठीक से दिखे। अगला, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? तो हरित पादप। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संगठकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में, स्वपोषी संगठक और परपोषित संगठक। अगला, साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो डायटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग, ये सही क्रम है। अगला, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा जो है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। अगला, 10% नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने में 90% का ह्रास होता है और केवल 10% ऊर्जा अगले पोषण स्तर तक पहुंचती है। तो यही 10% का अर्थ है। अगला, 10% नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो लिंडेनमैन ने इसे प्रतिपादित किया था। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है? तो सर्वाहारी, ठीक है, सब कुछ खा लेता है, ठीक। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र क्या है उसको समझ लीजिए। तो जीवमंडल के सभी संगठकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं उनको जो है पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र इस शब्द का प्रयोग या इस शब्द को सबसे पहले जो है का प्रयोग करने वाले थे एजी टांसले, और उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था 1935 में, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है सर्वाहारी को। और अगला, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय। अगला, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एडवर्ड सुएस ने बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। तो इस सीरीज का ये पहला लेक्चर समाप्त हुआ। मिलता हूं इसी सीरीज के अगले लेक्चर में। ये लेक्चर आपको जैसा भी लगा हो उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, खराब लगा हो तो डिसलाइक करिएगा। कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए।